हेलो जी। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी की ओर से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूं और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के समन्वयक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बाला लखेंद्र जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। डॉक्टर बाला लखेंद्र जी, राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी संस्था है जो हर समय कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहती है और पूरी मुस्तैदी के साथ चाहे जैसी भी स्थिति हो तैयार रहती है। इस कोरोना काल में एनएसएस किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पांडुरंग जी। जैसा कि अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हर समय अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आगे रहता है। जी। राष्ट्रीय सेवा योजना शुभारंभ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शती वर्ष पर हुई थी जी। 1969 में, 1969 में। जी। और ये राष्ट्रीय सेवा योजना का 50वां वर्ष है। वाह। 50 वर्ष की इस लंबी यात्रा में स्वर्ण जयंती सेवा योजना ने देश के सामने इतनी चुनौतियां आई, जी। चाहे वो सूखा का समय हो या दुर्भिक्ष का समय हो या उसके बाद युवा जागरण का काल हो जी। या फिर साक्षरता के लिए हो या पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, हर समय तो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने हर क्षण में अपने को आगे रखते हुए राष्ट्र की सेवा की है। और अभी जब ये कोरोना संक्रमण का काल है, जब राष्ट्र एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, जहां आदमी आदमी से नहीं मिल पा रहा है जी। और हम सब परेशान हैं, उसके लिए न तो हमारे पास कोई टीका है और न ही कोई सटीक इलाज उसका है जी कोरोना संक्रमण का। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक पूरे देश में हैं, पूरे भारतवर्ष में लगभग 40 लाख राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं जी। और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3.5 लाख है। वाह। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे 64 इकाइयां कार्यरत है, जहाँ की प्रत्येक इकाई से 100 स्वयंसेवक, 6,400 स्वयंसेवक जी राष्ट्रीय सेवा योजना में संबद्ध है। यद्यपि अभी हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिसर खाली है, क्योंकि बच्चे अपने घरों को जाने को विवश हैं जी जी। उनको घर भेज दिया गया है संक्रमण के बचाव के लिए, और यही एकमात्र उपाय भी लग रहा था उस समय जी। तो हमारे सभी बच्चे अपने घरों को हैं, लेकिन तो भी हम लोग जो कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जागरूकता जी। क्योंकि जब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसका टीकाकरण नहीं है, तो जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। और इसी को आधार बनाते हुए जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से सबसे पहली कड़ी में हम लोगों ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जी। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहले कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने हमारी सहायता की जी। और कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने कई स्तरों पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। पहले उनको कोरोना की जानकारी दी गई कि आखिर ये वायरस है क्या जी, इसके संक्रमण के क्या कारण है, वो कैसे फैलता है और कैसे हम इसे रोकथाम कर सकते हैं। और इसी प्रशिक्षण को लेके कई कड़ियों में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब संक्रमण का ये दौर चल रहा है जी, तो बच्चों में एक भय भी बढ़ता जा रहा था, व्याप्त है जी जी, भय व्याप्त, उनके मन में एक डर हो गया था जी, कि क्या हम भी तो इसकी चपेट में नहीं आ जाएंगे। और एक जो अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी जी। तो इसीलिए बच्चों को सही जानकारी देने का निर्णय लिया गया और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन किया और उस प्रशिक्षण का नाम है आई गॉट ट्रेनिंग। ये दीक्षा ऐप पर जाकर कोई भी युवा, ये सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए नहीं जी, बल्कि ये किसी भी युवा के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रशिक्षण है जी। इस प्रशिक्षण में 3 से 4 घंटे की अवधि उनको देना होगा जी। तो सबसे हमने पहले ये सोचा कि हमारे युवाओं को, युवकों को यदि सही जानकारी मिले, यदि सही प्रशिक्षण मिले, तो उनके मन में जो अवसाद है या जो भय है उससे वो बचेंगे। और इस प्रशिक्षण में जो आई गॉट का प्रशिक्षण है, दीक्षा ऐप के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें वो पूरी तरह से उसमें जानकारी है कि कोरोना है क्या, कोरोना का संक्रमण होता कैसे है, उससे वो कैसे बच सकते हैं, वो दूसरे को कैसे बचा सकते हैं जी। और फिर हमने उसमें जो हैंड वॉश है, आज हमारे सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो है बाहर से जब घर आते हैं तो उस समय अपने को सैनिटाइज करने की, अपने को बचाने की, तो वो सारी बातें उसमें हम लोग उसको प्रशिक्षित करते हैं बच्चों को। हाथ धोए तो कितनी देर धोएं और कैसे धोएं। कई बार हम जल्दबाजी में हाथ साबुन का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो साबुन का प्रयोग,
सैनिटाइजर बनाने का भी प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। वाह। जिस देश में जहाँ की आप जान रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बहुत से लोगों की, बहुत से युवाओं की, बहुत से छात्रों की, जी। तो वो बाजार से इतना महंगा सैनिटाइजर खरीद के अपने को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों ने सैनिटाइजर कैसे बनाया जाए, हमने उसके आयुर्वेद के जो विद्वान हैं और फिर ये मंत्रालय द्वारा हम लोगों ने बच्चों को प्रशिक्षित किया और बहुत सारे बच्चे सैनिटाइजर खुद भी बनाकर अपने आसपास के क्षेत्रों में जो सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वाह। इस दौर में हमारे जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने मास्क निर्माण किया है बड़ी संख्या में। वाह वाह। मैं आपको बताऊं पांडुरंग जी की, अभी हमारे जो बच्चे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, उनके घरों में जो सूती कपड़े हैं, जो पुराने बेडशीट वगैरह हैं, उनको अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर सैनिटाइज कर उससे बच्चों ने मास्क निर्माण किया है और लोगों को प्रशिक्षित भी किया है कि मास्क का सही प्रयोग कैसे करें। और मास्क का प्रयोग करना तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उस प्रयोग किए हुए मास्क को डिस्पोज ऑफ कैसे करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं और उसे कहीं सड़कों पर फेंक दें या ऐसे ही, तो उससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो मास्क का जो संक्रमण है वो तो रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका डिस्पोजल भी महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसे फेंकें और कैसे उसका निस्तारण करें। निस्तारण करें। ये तो इसका भी प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। और फिर हम लोगों ने जो बच्चे हैं पीपी, आपको जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने पीपी किट, जो कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए सबसे पर्सनल प्रोटेक्शन किट, जी हाँ, तो उस किट का भी निर्माण बच्चों ने किया और उसका भी प्रशिक्षण विधिवत दिया गया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं वो लगातार ये कोरोना के नियंत्रण में, कोरोना की रोकथाम में, कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा, इस प्रशिक्षण के अलावा जो हमारे स्वयंसेवक हैं, आप जानते हैं कि जब महानगरों से हमारे जो श्रमिक भाई हैं जब वो अपने घरों को लौटने लगे तो एक बड़ी संख्या में लोग अचानक विभिन्न शहरों में आ गए, बनारस हो या फिर जौनपुर हो या लखनऊ हो, तो उनका आगमन हुआ और ऐसे में सरकार के समक्ष और प्रशासन के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई और कि उनको नियंत्रित कैसे किया जाए, उनको सही दिशा निर्देश कैसे दिया जाए। क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। तो फिर ये इन स्वयंसेवकों ने वहां जाकर काम किया और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया है उस पर इन्होंने संदेश का फैलाव किया। और शुरू के दिनों में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोग अचानक घरों में कैद हो गए थे, तो जो एक मन में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो हमने ये कहा कि जो स्वयंसेवक हैं कम से कम एक दिन में 10 लोगों को फोन करें, फोन करके उनका हालचाल पूछें और उनको कोई कठिनाई तो नहीं है, सब्जी मिल रहा है कि नहीं, उनको दूध मिल रहा है कि नहीं, अगर घर के आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है तो हमारे स्वयंसेवकों ने उनकी सहायता की। और एक दूसरा अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया कि अपने घर के बाएं 5 और दाहिने 5, अगर इन घरों में कोई व्यक्ति है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वो बच्चे हमारे उन तक कम से कम, जैसे हमारे घर में अगर 4 व्यक्ति हैं तो हम 5 व्यक्ति का भोजन बनाएंगे और एक व्यक्ति का जो भोजन है हम उन तक पहुंचा देंगे, जिससे कि हमारे घर पर भी भार नहीं होगा और फिर हमें लगेगा कि हमारे एक परिवार का व्यक्ति है जिसे भोजन नहीं मिल पा रहा है और हमने उन तक। तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारे स्वयंसेवकों ने लोगों की सहायता की और उन्होंने अपने जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन किया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एनएसएस बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी करता है, तो ऐसी गतिविधि इस काल में कौन सी जारी है? जी पांडुरंग जी, देखिए हमारे यहाँ तो अभी जैसा कि हमने कहा कि युवाओं में एक अवसाद वाली स्थिति है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, नामांकन नहीं हो रहा है, तो सबके मन में घबराहट सी हो रही है। तो उसको रोकने के लिए, उनको जोड़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत सरकार का जो क्षेत्रीय निदेशालय है मिलकर हम लोगों ने एक राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन की शुरुआत की है। उसकी 5वीं कड़ी का प्रसारण हुआ जिसमें हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हमसे मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े थे। हम इस राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन के माध्यम से जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है, जो यहाँ के लोकगीत हैं, यहाँ शास्त्रीय गीत है, यहाँ के जो वाद्य यंत्रों का वादन है, तो हम उन सबों को लेकर युवाओं के बीच जा रहे हैं और हम जो हमारे नए कलाकार हैं
युवा कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, जी। उनको मौका दे रहे हैं और उनके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश हम लोगों तक ले जा रहे हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारा पेयर स्टेट मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो पेयर विश्वविद्यालय है वो है राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। उनके साथ मिलकर भी हमने चौथी कड़ी में विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया था। और आने वाले दिनों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे खान पान है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो वेशभूषा है, हम इन सबों को लेकर ये कार्यक्रम संचालित करेंगे और इन कार्यक्रमों में हमारे युवा भाग लेंगे। और जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे समय में जब हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन के माध्यम से युवाओं में एक जागृति उत्पन्न होगी, युवा जागृत होंगे और उनके मन में जो बेचैनी है वो हम कोशिश होगी कि वो कम हो सके और वो अवसाद की स्थिति से भी उबर सके। बिल्कुल प्रयास चल रहा है और हमें लगता है कि जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा सशक्त अवसर आप इसके माध्यम से दे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। अब घरों में वो भी हैं जो युवा लगे हुए हैं अपने रियाज में, और तो उनके मन में भी है कि हमें कोई सुने, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से दे रहे हैं और वो वहाँ अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनके मन में भी आत्मविश्वास संचरण होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन है वो आयोजित है। हमने राष्ट्रीय स्तर से शुरू किया था, लेकिन कल की जो कड़ी थी उसमें विदेश से भी हमारे साथ युवा जुड़े थे, तो हम इसको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के जो संघ सेवक हैं वो इस विषम परिस्थिति में हमारे समाज के साथ है, युवाओं के साथ है, बुजुर्गों के साथ है, सबों के साथ है। और हम लोग और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन का विचार कर रहे हैं, जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कथा वाचन आदि का भी प्रयोग करेंगे। जी जी, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी योजना आपकी है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जो जन सेवा का दायित्व है उसका तो निर्वहन हो ही रहा है, साथ ही युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है उसको लोगों तक पहुंचाते हुए जो युवाओं के मन में जो भय है, जो अवसाद की स्थिति बन सकती है, उसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी वाराणसी और FM विविध भारती वाराणसी की ओर से भी बहुत अभिनंदन हम आपका कर रहे हैं, आपकी टीम का कर रहे हैं। और अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय हमारे साथ थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र। तो बाला लखेंद्र जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको हम ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।